सुचेता, विदय और एसएफआई, एएसएफ, बीएसएफ, एआईडीएसओ सभी के जो यहाँ पर छात्र नेता मौजूद हैं, कॉमरेड दीपांकर जी और आप तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, आज देश भर से आए हैं, छात्र कार्यकर्ता हैं और बड़ी मेहनत से छात्र आंदोलन को खड़ा करने में लगे हुए हैं। और आयसा के सम्मेलन में आप सभी को देख करके, आप लोगों से मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आयसा की तरफ से भी और ऑल इंडिया पीपल्स फोरम की तरफ से भी आप सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिवादन। मुझे लगता है कि इस समय हम लोगों के देश में, मैं बहुत ज़्यादा जोड़ना नहीं चाहती हूँ जो लोग रख चुके हैं पहले से, तो संक्षिप्त में कुछ बातें जो मुझे लगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये कि मुझे लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है, और मौजूदा सरकार ही नहीं, एक तरह से देश की जो सत्ता है, सत्ता के जो लोग संभाले हुए हैं, इससे पहले की यूपीए सरकार थी, अभी की एनडीए सरकार थी और खास करके जो मोदी की सरकार इसमें चल रही है, वो एक तरह से हम लोगों के सोच पर हमला कर रही है, हम लोगों के जहन पर हमला कर रही है। अर्थ का अनर्थ सारी चीज़ों को उल्टा करने की कोशिश कर रही है। आप खुद ही सोच लीजिए, इसके तो ढेर सारे उदाहरण हैं और इनको अगर लीजिए तो इसी में मुझे छात्र आंदोलन की बड़ी भूमिका दिखती है। एक तरह से जो उल्टा किया जा रहा है हम लोगों के सोच को, उसको थोड़ा सीधा खड़ा करने में काफ़ी काम आ सकती है छात्र आंदोलन। उदाहरण ले लीजिए कि राष्ट्रवाद का सवाल। अब राष्ट्रवाद क्या है, देश प्रेम क्या है, इसको ले लीजिए अभी तो हम लोग को बताया जाएगा। अगर आप दीनानाथ बात्रा की बात सुन लीजिए तो कहा जाएगा कि अगर आपने बर्थडे केक खाया और कैंडल जलाए तो आप जो है वो तो देशद्रोही हो जाएंगे, आपका देश प्रेम नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसी नीतियां बनाई जिससे देश के छात्रों के हाथ से शिक्षा छीनी जाएगी, अगर आपने ऐसी नीतियां बनाई जिससे मजदूरों के पूरे श्रम को परोस करके विदेशी कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दिया जाएगा, गुलाम बना करके, इस दौर के युवाओं को, इस दौर के मजदूरों को गुलाम बना करके दिया जाएगा, किसानों की जमीन छीनी जाएगी, जितने बीमार लोग हैं उनको दवा न मिल सके क्योंकि अमेरिकी कॉर्पोरेशन को चाहिए थे कि वो अपना प्रॉफिट कमा सकें, ये सारा काम करिए तो ये देश प्रेम में आ जाएगा, बड़े देश प्रेमी कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देश प्रेम का, राष्ट्रवाद का क्या मीनिंग है, इसको तो पूरी तरह से उल्टा किया जाए। हिंसा की बात करी, कल नरेंद्र मोदी गए हैं दंतेवाड़ा में, वहाँ भाषण दिए हैं और वहाँ सुना है कि कहे हैं वहाँ के लोगों को कि भाई यहाँ तो हम लोग जो मौत का नाच है, नंगा नाच है, उसको हम खत्म करने के लिए आए हैं। तो माओवादी से कह रहे हैं कि आप किसी तरह से आप सीखिए, हिंसा छोड़िए, आप तो हिंसा के भक्त हैं और क्या क्या। मुझे याद आता है यहाँ इतने सारे युवा हैं, इतने सारे छात्र हैं, आप सोचिए कि पिछले महीने एक जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जिस पर किसी नेशनल चैनल ने, शायद ही कोई नेशनल शो चलाया हो, कोई चर्चा चलाई हो, कहीं चर्चे में नहीं थी कि 16 साल की बच्ची मीना खलको जो 2011 में उसको बताया गया छत्तीसगढ़ की वहीं पर जो सरकार है उसने कहा कि हमने एक माओवादी की हत्या, माओवादी को एनकाउंटर में मार गिराया, वो हम लोगों पर हमला कर रहे थे, उसको मार गिराया गया। लेकिन उस समय भी उसके परिवार, उसके जो गांव के लोग थे वो सब जानते थे कि आदिवासी छात्रा है, स्कूल जाती है, अपने क्लासमेट के घर पर गई हुई थी, वहां पर उसको नोच खाए हैं छत्तीसगढ़ के पुलिस के लोग, ला करके गैंगरेप करके मार डाले हैं, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है 2015 में और वो यही बात थी जो कि सारे लोग जानते थे। ये सब सत्य, किसी से झूठ जो है उस तरह से देखा जाए छिपा हुआ नहीं था, छत्तीसगढ़ की पुलिस जानती थी, सरकार जानती थी, सब जानते थे। लेकिन अब हिंसा, इन सारी चीजों पर, इस तरह की हिंसा पर तो प्रधानमंत्री बोलने से रहे। वहां पर छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे बच्चों को तथाकथित एनकाउंटर में, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाने के लिए वहां है आदिवासी बच्चे, उनको सीआरपीएफ आकर के मार देती है, हत्या कर देती है और उसको ऑपरेशन ग्रीन हंट बताया जाता है और कहा जाता है कि देश के विकास के लिए कितना जरूरी है। उस वक्त माओवादी थे, अगर आदिवासी थे तो पूछिए ही मत कि क्या। और अगर आपने गलती से दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस समय सारे टीचर जो हैं लगे हुए हैं ना अपना चेकिंग करने में, क्या क्या करने में, वो पेपर्स की चेकिंग करने में, अगर आपने अपना टीचर होते हुए सिर्फ
काम नहीं किया। छात्रों को पढ़ाने का, छात्रों के आंसर पेपर को चेक करने के काम के अलावा कोई काम ले लिया। अगर आपने कहा कि मैं ग्रीन हंट का विरोध करूंगा, जो गलत पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी बात उठाऊंगा, तो अगर आप 80% डिजेबल भी हैं प्रोफेसर साईं बाबा की तरह, तो आपको उठा करके जेल में पटक देंगे, नागपुर के अंडा सेल में रख देंगे और कहेंगे कि माओवादी अंदर है। अब बाद में साबित होता रहे, हत्या के बाद में, जेल के अंदर प्रताड़ना के बाद में साबित होता रहे बाद में कि माओवादी नहीं थे, सत्य क्या था, झूठ क्या था, लेकिन अर्थ का अनर्थ इस समय बना लीजिए। और इस सच्चाई को सामने लाने में कहीं कोई मीडिया सामने नहीं आएगी, कहीं कोई मदद नहीं मिलेगी। इसी में मुझे दिखती है कि बड़े छात्र आंदोलन की, वामपंथी छात्र आंदोलन की बहुत बड़ी, बेहद जरूरी भूमिका हो सकती है कि इस चीज को हर संभव माध्यम से हर देश के नागरिक के पास इस बात को ले जाना, इसका काम बहुत बड़ा काम हो सकता है। छात्र आंदोलन को भी बांटने की पूरी कोशिश होती है। ये कोशिश होती है कि छात्रों के बारे में बताया जाए कि ये सब आरक्षण विरोधी हैं। जाति की जो व्यवस्था है उसमें, जाति की अभी मौजूदा जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के पक्ष में जो है उनको कहा जाएगा कि ये तो यूथ फॉर इक्वालिटी है, ये सब इक्वालिटी चाहते हैं। और अगर आपने कहा कि इक्वालिटी है, इसे बैलेंस करने के लिए इक्वालिटी की जरूरत है, इक्वालिटी की जरूरत है कि दलित छात्रों को शिक्षा का अधिकार मिले, ओबीसी छात्रों को शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार मिले, इस बात को कहिए तो आप इक्वालिटी के पक्षधर हो जाएंगे। महिलाओं की आजादी, बराबरी की बात कहिए तो कहा जाएगा कि आप तो घर तोड़ रहे हैं, आप समाज तोड़ रहे हैं, आप समाज की समरसता तोड़ रहे हैं, सब कुछ तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं भाई होते हुए अपनी बहन को किसी दलित लड़के से, मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करने दूंगा, तो आप बहुत बड़े बात, तो महिला के पक्षधर हो जाएंगे, महिलाओं को बचा रहे हैं। लव जिहाद से आप रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। इतना हद तक अर्थ का अर्थ है कि इस समय पश्चिम बंगाल से बड़ी कोशिश हो रही है भाजपा की वहां पर बढ़ने की। वहां पर उसी किसी हिंदू संहति नाम के संगठन के कोई मनुष्य हैं, रेगुलरली ट्विटर पे लिखते हैं कि आज मैंने लव जिहाद से एक लड़की को बचाया। कई लड़कियों का बताते हैं नाम, कहते हैं हमने तो बचा लिया, शादी की थी किसी मुस्लिम लड़के से, मैं तो बचा के ले आया। उसके बाद लिखते हैं कि अब तो जो कठिन काम है वो शुरू हो रहा, आसान काम खत्म हो गया बचाने का, कठिन काम तो ये है कि उसका मन बदलना। वो मन में अभी भी कहती रहती है कि मैं उसी से प्यार करती हूँ, उसी से मेरा विवाह है, वहीं रहूंगी। अब ये हो गया कि बचाना, किडनैपिंग को वो कहते हैं कि ये तो रेस्क्यू हो गया, बचाना हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि इस दौर में जो सचमुच में उम्मीद की किरण दिखती है कि अगर 1857 में इतनी बड़ी एकता, 1857 किस चीज के लिए जानी जाती है, उससे पहले शायद इस तरह का कोई देश था भी नहीं। अगर आप भाजपा वालों के संघी इतिहासकारों को समझिए तो वो तो हिंदू देश को पता नहीं कहां तक खींच के ले जाते हैं, और तमाम जितने दूसरे हैं वो कहेंगे कि वो तो बाहरी थे। लेकिन असलियत तो ये है कि 1857 से पहले एक देश नाम की चीज, जिसको लोग कहें कि ये अपना है और कोई बाहर से आकर के कब्जा किया, हमला किया तो इसका विरोध होगा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन 1857 में, क्योंकि उसी दौर में पहली बार ब्रिटिश राज ने कब्जा किया हमारे देश पर, उसी दौर में पहली बार देखा जाता है कि जाति के बंधनों को तोड़ करके, यहाँ तक कि महिला पुरुष के बंधनों को तोड़ करके जबरदस्त एकता बनती है, जहां पर जबरदस्त जन आंदोलन पहली बार देश की आजादी के लिए छेड़ी जाती है। उस तरह की आजादी के आंदोलन की आज की जरूरत में ये जो एकता बनाने की, एकता छेड़ने की जरूरत है, तमाम बांटने की कोशिश तो बहुत की जा रही है। किसानों को कहा जाता है, देखिए किसानों का इतना जबरदस्त आंदोलन अपने जमीन के सवाल पर हो रहा है, लेकिन वहां वो कोशिश करेंगे कि उन्हीं किसानों को बांटने के लिए, उन्हीं किसानों के बीच जाकर के इसे फैलाना कि अपनी बेटियों पर कब्जा रखने के लिए आपको मुस्लिम से बचाना होगा अपनी बेटियों। इस तरह की कोशिश सबसे ज्यादा, इस तरह की प्रचार की कोशिश ये किसानों के बीच में क्यों हो रही है? ऐसे ही नहीं हो रही, ये जानबूझ करके हो रही है ताकि देश का जो सबसे बड़ा आंदोलन हो सकता है, जो मोदी सरकार को अंदर से जो है झकझोर सकता है, उस आंदोलन को भीतर से सांप्रदायिक और महिला विरोधी सोच के जो फॉल्ट लाइन्स है उस पर उसे बांट दिया जाए। छात्रों को उसी तरह से कोशिश की जाती है कि आरक्षण के सवाल पर वो जो है आरक्षण विरोधी किसी प्लान पर खड़ा कर दिया जाए। लेकिन इन कोशिशों को नकारने वाले इतने सारे ताजा तरीन उदाहरण हमारे सामने हैं, इतने हमारे लिए उम्मीद के उदाहरण सामने हैं,
और उसमें मुझे लगता है कि आयशा की और इस दौर के छात्र आंदोलन की, हमारे बीच जो कई सारे छात्र संगठन हैं, उनकी भी बड़ी बड़ी भूमिका मुझे इसमें नजर आती है। और बहुत सारे उदाहरण नजर आते हैं जहां पर छात्रों ने जा करके तमाम देश में चल रहे आंदोलनों के साथ खुद को जोड़ा, यहाँ तक कि अपने कैंपस में जो मजदूर काम करते हैं वहां से शुरू किया, और शहर में जितने मजदूर हैं, मजदूर आंदोलन है शहर में, शहर के आसपास, उससे जा करके अपने आप को जोड़ा। किसानों के, आदिवासियों के, दलितों के आंदोलन से जोड़ा। महिलाओं के आजादी के लिए आंदोलन के एकदम जो पहली कड़ी है उसमें छात्र, सारे छात्र, सिर्फ महिला छात्र नहीं, पुरुष छात्रों ने भी अपने आप को एकदम इस दिल्ली में भी और पूरे देश में पहले कतार में रखा। ये मुझे बहुत बड़ी उम्मीद की किरण लगती है। मुझे इस बात की भी उम्मीद लगती है, जो दीपांकर जी ने कहा और नंदिता जी ने भी कहा, कि छात्रों से सीखने वाली बात। मुझे लगता है कि हमारे आंदोलन में भी, वामपंथी आंदोलन में भी और पूरे देश को भी बहुत कुछ सीखने को है छात्रों से। जैसे इसी दौर में देखिए कि कई सारे जो बहुत ही जरूरी, महिला आंदोलन के लिए मैं देखती तो जो बहुत सारे बहुत ही जरूरी जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे सेक्शन 377 के खिलाफ, या जैसे जो कैंपेन चला है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में जो बहुत ही क्रांतिकारी कैंपेन चलाया गया, जेएनयू में भी छात्रों ने चलाया, बीएसएफ के छात्रों ने चलाया। मैंने देखा कि वो ये जो पैड्स वाला कैंपेन चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने मेंस्ट्रुएशन की वजह से, जो हर महीना उनके जो मासिकी होता है, उनको महीना होता है उनको, उसकी वजह से शर्म के मारे ढकने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये तो महिला होने की निशानी है और इसको तो बिल्कुल बैज की तरह पहनने की जरूरत है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। ये बात तो छात्रों का कोई ऐसी, कुछ लोगों को लगता है कि छात्रों का कोई ऐसे ही कोई अराजक कार्रवाई हो गई, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरे समाज की महिलाओं के लिए जो एक तरह का छुआछूत है महिलाओं के खिलाफ, उस छुआछूत को ललकारने वाली बात हो जाती है। हर मामले में मीना खलको से लेकर के इशरत जहां से लेकर के बठानी टोला बाघे के जो शहीद हुए हैं, उनके लिए न्याय के सवाल पर लड़ने की बात जब छात्र आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं उस आवाज को, पूरे देश में इस बात को आफ्सपा के खिलाफ, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं बल्कि आयशा का, मैं मानती हूँ कि लंबे समय से जब मैं भी आयशा से जुड़ी थी, मुझे याद है कितनी जरूरी बात लगती है कि जहां जहां पर आयशा मौजूद है, जिस कैंपस में, जिस छोटे छोटे कस्बे में, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है, उसका मतलब क्या है कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में, इस बात को देश भर में, यहाँ तक कि हिंदी पट्टी में ले जाना, जहां पर आपको बहुत ध्यान दिया जाता है कि आपको गलती से भी कहीं मीडिया आपको न बताए, आपको पता न चल पाए, इस बात में मुझे इतनी बड़ी भूमिका आयशा की दिखती है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी कि मुझे बहुत भरोसा है कि आने वाले दिनों में बहुत खराब दिन है, सही बात है। AIDSO के साथी ने भी कहा कि वर्स्ट ऑफ टाइम्स भी है, लेकिन बेस्ट ऑफ टाइम्स भी है। बहुत अंधेरे दिन है जरूर, जहां पर हर संभव जो लोग समझ सकते हैं एक तरह से कि किसी दूसरे की सरकार हो, मोदी की सरकार ना हो, तो लोग अपने आप को कई सारे दिलासे दे देते हैं। उनको लगने लगता है कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कुछ बेहतर है, ये भी है वो भी। लेकिन इस समय किसी भी तरह के कॉम्प्लेसेंसी के लिए कोई जगह रही नहीं है। वहां पर जहां पर सरकार में जो है वो भयानक रूप से हमला कर रहे हैं, विपक्ष में जो है वो पूरी तरह से, एक तरह से ज्यादातर जो पार्लियामेंट्री विपक्ष है उसके पास में कहीं कोई आइडिया से लेकर के, कंसिस्टेंसी से लेकर के कोई भी प्रिंसिपल ऑपोजिशन सचमुच में देखा नहीं जाता। लेकिन उसी समय इस देश के खेतों में, सड़कों पर, फैक्ट्रियों में, कैंपसों में जो आंदोलन दिख रहा है, उस आंदोलन से बहुत उम्मीद लगती है। और बहुत उम्मीद इस बात की लगती है कि जो देश की नई पीढ़ी है वो जरूर इस क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ेगा। देश में अगर उसको इंस्पिरेशन लेना है तो चिले से लेकर के, ग्रीस से लेकर के, जो ऑक्यूपाई मूवमेंट है उससे लेकर के, हमारे अगल बगल के देशों में भी जो आंदोलन है, नेपाल में आंदोलन है, उनसे इंस्पिरेशन लेकर के जरूर भारत में भी इस तरह का छात्र आंदोलन हम लोग देखेंगे, जन आंदोलन जरूर देखेंगे। और 1857 की जो आजादी की लड़ाई थी वो इस दौर में दोबारा दोहराई जाएगी, दोबारा एक इसी तरह की आजादी की लड़ाई हम लोग जरूर देखेंगे, जरूर इसमें हम लोग कामयाब भी जरूर होंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।